का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि विस्तृत तैयारी का क्लास ये चल रहा है, विस्तृत रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास ज़रूर लें। इस क्लास में आपको सभी यूनिट के अनुसार हर एक यूनिट का अध्ययन कराया जाएगा। जैसा कि अभी यूनिट संख्या 1 चल रही है और उस यूनिट का जो नाम है भारतीय कला एवं कलागत तत्व, तो इससे संबंधित यूनिट हम लोगों की 3 क्लास हो चुकी है। और यहाँ कल हम लोगों ने पढ़ा था चित्र संयोजन के सिद्धांत। तो चित्र संयोजन के जो 6 सिद्धांत हैं, सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय और परिपेक्ष, इसका अध्ययन हमने कल वाले वीडियो में किया था। तो चलिए आज कुछ इस यूनिट फर्स्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं में जो पहला बिंदु है उसमें भारतीय चित्रकला के षष्टांग अंग। तो आपने पढ़ा होगा कि भारतीय चित्रकला में जो षष्टांग अंग हैं 6 हैं। तो कला के कितने भेद होते हैं? 6 अंगों में नाम क्या क्या है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृशता और वर्णिका भंग, ये 6 अंग हैं। आगे देखते हैं चाक्षु और आत्मा द्वारा रूप की सही पहचान क्या कहलाती है? तो चक्षु और आत्मा द्वारा जो रूप की पहचान कहलाती है वो रूप भेद कहलाती है। रूप भेद के द्वारा क्या प्रकट होता है? तो रूप भेद के द्वारा आकृति की भिन्नता और दृष्ट का ज्ञान होता है। आगे देखते हैं वस्तु का ब्यौरा कौन प्रकट करता है? तो वस्तु का ब्यौरा प्रकट करता है प्रमाण। ठीक। संयोजन के सिद्धांत में अनुपात क्या प्रकट करता है? प्रमाण। आगे देखते हैं विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान क्या कहलाता है? प्रमाण। प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने रूप के कितने भेद बताए हैं? तो प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने 5 रूपों के नाम बताए हैं। उन 5 रूपों का नाम क्या है? मानव है, भयानक है, राक्षस है, कुमार है और बालक है। तो प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों को बताया गया है और इनको कई तालों में विभक्त भी किया गया है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। जैसे प्रमाण के थोड़ा सा धुंधला है तो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो प्रमाण की दृष्टि से मानव को कितने तालों में बांटा गया है? तो 10 तालों में। तो मानव कितने तालों में बांटा जाता है? 10 तालों में। भयानक 12 तालों में बांटा गया है और राक्षस को 16 तालों में और कुमार को 8 तालों में। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मानव 10 ताल में, भयानक 12 ताल में, राक्षस 16 ताल में और कुमार को 8 तालों में विभक्त किया गया है और बालक को 5 तालों में विभक्त किया गया है। ठीक है, चलिए प्रमाण में जो ताल होती है वो क्या होती है? एक सिरा होता है। तो प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई क्या कहलाती है? एक सिरा कहलाती है। अब आगे देखते हैं सिर को कितने भागों में बांटा गया है। सिर को जो कला आचार्य हैं उन्होंने सिर को 4 भागों में बांटा है। पहला केस, दूसरा ललाट, तीसरा नासिका, ओष्ठ एवं चिबुक। ठीक। आगे देखते हैं भाव कला में क्या देती है? तो भाव कला में अभिव्यक्ति देती है। ठीक है, प्रश्न पूछा भी गया है इससे। आगे देखते हैं आकृति में मनोभाव, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाव कहते हैं। तो आकृतियों में मनोभाव, स्वभाव एवं व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया को कहा जाता है भाव। भाव का घनिष्ठ संबंध किससे होता है? तो रस से। भाव का सबसे घनिष्ठ संबंध रस से होता है और रसों का वर्णन कितना है? 9 रस हैं। ठीक, वैसे 11 रस हैं। पहले 9 रस थे लेकिन बाद में भक्ति रस और वात्सल रस को जोड़कर 11 रस बना दिए गए, लेकिन मुख्य रसों की संख्या 9 ही है। ठीक, 9वां रस कौन सा है? शांत रस कहलाता है 9वां रस। ठीक है, 9वां रस शांत रस है। अब देखते हैं रस के 4 भेद होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं।
ठीक, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक, अस्थाई भाव। अब आगे देखते हैं विभाव के कितने भेद होते हैं। दो विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, ठीक है। अब यही जो रस का अंग है अनुभाव, अनुभाव के कितने भेद होते हैं, तो 3 प्रकार के, कायिक होता है, मानसिक होता है, सात्विक होता है। तो 3 प्रकार के अनुभव करते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। याद कर लीजिएगा, संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अगला देखते हैं लावण्य योजना का अर्थ क्या होता है। तो लावण्य योजना का अर्थ होता है रूप का सौंदर्य, ठीक है। लावण्य योजना के द्वारा प्रकट क्या होता है, सुंदरता, ठीक है। सदृश का अर्थ क्या है, सदृश का अर्थ होता है देखे हुए रूपों की समान आकृति जो होती है वही सदृश कहलाती है, ठीक। आकृति की समानता क्या प्रकट करती है, तो आकृति की समानता सदृश प्रकट करती है। विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण क्या कहलाता है, वर्णिका भंग, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण वर्णिका भंग कहलाता है। अब देखिए कुछ दिए गए हैं रस और उसके भाव और उससे संबंधित रंग, ठीक है, वर्ण। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, ठीक है। और श्रृंगार रस का वर्ण कौन सा होता है, श्याम। श्याम वर्ण श्रृंगार रस में रखा जाता है। हास्य रस में श्वेत या सफ़ेद रखा जाता है और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। और शोक क्या है, काला, ठीक है, इसका रंग है काला। वीर का उत्साह होता है। और रौद्र रस का जो है वो क्रोध होता है और इसका रंग लाल रखा जाता है। भयानक रस में काला और भय नामक अस्थायी भाव होता है। विवर रस का अस्थायी भाव होता है जुगपुषा, जिसको घृणा भी कहा जाता है और इसका जो रंग होता है नीला होता है, ठीक। अद्भुत रस का विस्मय और इसका रंग होता है पीला। शांत रस का अस्थायी भाव होता है निर्वेद और सफ़ेद इसका सूचक होता है। आगे देखते हैं कला के तत्व, ठीक है। कला के अंग हमने देख लिया। अब आते हैं कला के तत्व। कला के कितने तत्व होते हैं ये देखते हैं। तो कला के प्रमुख कितने तत्व हैं, तो 6 तत्व हैं। अभी आपने पढ़ा था कला के कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। और उन तत्वों में कौन कौन से हैं, तो रेखा है, रूप है, वर्ण है, तान है, पोत है, वयन है, पोत को वयन ही कहते हैं, और अंतराल है। ये कला के 6 तत्व हैं, ठीक है। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा है, तो कला में सबसे प्राचीन तत्व है रेखा, राइट। अब आगे देखते हैं 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं की दूरी की को जो बहुत सूक्ष्म होती है वही रेखा कहलाती है, ठीक है। और रेखा आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, एक सरल रेखा, एक वक्र रेखा, ठीक। कुछ बिंदुओं के मध्य रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं, उनको रेखीय प्रभाव को अनुभूत रेखाएं कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं, जब एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली 2 रेखाएं होती हैं और किसी भी स्थान पे ना मिले। देखिए एक ही दिशा में 2 रेखा जब बढ़ाई जाती है, किसी स्थान पे ना मिले, उनकी दूरी हमेशा समान रहती है, क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। आगे देखते हैं एक ही दिशा में बढ़ाई जाने वाली रेखाएं जो एक स्थान पे आकर मिल जाती हैं और उनके बीच की दूरी असमान रहती है, क्या कहलाती है, असमांतर रेखाएं, ठीक है। तो समांतर रेखाएं जान लिए, असमांतर रेखाएं जान लिए। अब आगे देखते हैं क्षैतिज रेखा। तो क्षितिज के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती, क्षैतिज रेखा, ठीक है। आगे देखते हैं क्षैतिज रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके पूर्व क्लास में। क्षैतिज रेखाएं भिन्न भाव प्रकट करती हैं, जैसे विश्राम हो गया, स्थिरता हो गया, शांति हो गया, मौन हो गया, संतुलन हो गया। ये क्षैतिज रेखा के गुण हैं और यही भाव ये प्रकट करती हैं, विश्राम, स्थिरता, शांति, मौन एवं संतुलन। अब आगे देखते हैं लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं प्रकट करती हैं आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व और शाश्वतता, ठीक है। अब वहीं देख लेते हैं कोणीय रेखाएं कौन कौन से भाव प्रकट करती हैं। तो व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता, ये कोणीय रेखाएं भाव प्रकट करती हैं, ठीक है। कोणीय रेखाएं आपने पढ़ा ही होगा इसके पूर्व वाले क्लास में। वहीं पर कर्णवत रेखाएं देख लेते हैं। तो कर्णवत रेखाएं तेज गति हो गया, नाटकीयता हो गया, स्पंदन हो गया, बेचैनी, ठीक है। आगे देखते हैं एक ही स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर
निकलने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो एक ही स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर निकलने वाली रेखाएं कहती हैं एक पुंजीय रेखा। ठीक, एक पुंजीय रेखाएं क्या भाव प्रकट करती हैं? एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लावण्यता, स्वदेश प्रेम और प्रसार, ये इनका भाव है। चलिए आगे देखते हैं, वर्तुल या चक्राकार रेखाएं कौन सी भाव प्रकट करती हैं? तो वर्तुल या चक्राकार भ्रम हो गया, संघर्ष हो गया, उत्तेजना हो गया, गति हो गया, शक्ति, ये वर्तुल या चक्राकार रेखाएं ये भाव प्रकट करती हैं। प्रवाही रेखाएं कौन सी भाव प्रकट करती हैं? गति का, लावण्य का, माधुरता का। आगे देखते हैं, विपरीत दिशाओं में खींची गई रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो वो संधि रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, रेखा का महत्व किन कलाओं में दिखाई देता है? तो पूर्वी कलाओं में रेखा का बहुत महत्व दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा कैसी होती है? तो यंत्रों द्वारा खींची गई रेखा कैसी कहलाती है? कठोर रेखा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक ही माप की दो रेखाएं, प्रश्न भी पूछा गया था एक बार, एक ही माप की दो रेखाओं में से यदि एक बाहर की ओर कोण बनाए और एक अंदर की ओर कोण बनाए तो कौन सी रेखा सबसे लंबी प्रतीत होगी? तो बाहर की ओर कोण बनाने वाली रेखा लंबी प्रतीत होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, एक ही माप के दो आयत बनते हैं परंतु एक को लंबवत रेखा से तथा दूसरे को क्षैतिज रेखा से काटने पर कौन सा आयत लंबा प्रतीत होता है? तो लंबवत रेखा वाला जो होगा वो लंबा प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, वह स्थान जिसका निश्चित आकार वर्ण होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रूप। क्या कहते हैं? रूप। चलिए, रूप के कितने भेद होते हैं? देखिए कुछ धुंधला है लेकिन ध्यान से सुनते रहिएगा। रूप के दो भेद होते हैं, सममात्रिक रूप, असममात्रिक रूप। ठीक है, सममात्रिक रूप और असममात्रिक रूप। जिसका दायां बायां एक समान हो वो सममात्रिक रूप होता है, जैसे ग्लास हो गया। ठीक है, इसमें दायां बायां एक ही समान होता है, सममात्रिक रूप हो गया। ठीक है, लेकिन जिसका दायां बायां एक समान नहीं होता है वो असममात्रिक रूप होता है। वर्ण की उत्पत्ति किससे हुई? तो वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। ठीक है, और वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है। 1670 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने इसका विवरण दिया था। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं, हम किसी वस्तु को किस प्रकार देख सकते हैं? तो किसी वस्तु से विकिरण होने वाली जब प्रकाश रेटिना पर केंद्रित होता है तो रोन्स और कोन्स नामक सेल्स जो होती है चेतन हो जाते हैं और वस्तु की छवि रेटिना पर उतर आती है, तो इससे वस्तु दिखाई देने लगती है। आगे देखते हैं, वर्ण के गुण। तो वर्ण के 3 गुण माने जाते हैं, रंगत, मान, सघनता। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसको दोबारा पढ़ रहे हैं मुख्य बिंदुओं में। तो रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत कहते हैं। जैसे लालपन, हरापन, नीलापन, ये सब रंग की प्रकृति होती है। रंग के हल्के और गहरेपन का द्योतक क्या होता है? मान होता है। ठीक है, रंग की शुद्धता का परिचय क्या होता है? सघनता होता है। ठीक, आगे देखते हैं, जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं तो कौन से गुण कहलाते हैं? वो मुख्य वर्ण कहलाते हैं। मुख्य वर्ण लाल है, नीला है और पीला है, क्योंकि ये किसी अनेक वर्णों से मिलकर नहीं बने हैं, ये इनका स्वयं का अस्तित्व है, इसलिए इनको मुख्य वर्ण कहा जाता है। लेकिन प्रकाश का वर्ण मुख्य जो होता है वो अलग होता है मुख्य वर्णों से, और मुख्य वर्ण और प्रकाश के वर्ण आपस में जब मिला देते हैं तो सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिक के आधार पर सभी लोग जानते हैं 4 प्रकार के रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला। ठीक, पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? लाल, नीला और पीला। प्रकाश में सबसे अधिक मात्रा किस रंग में होता है? प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक रंग पीले में है। ठीक है, पीले में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। किस रंग में कंपन गति सबसे कम होती है? सबसे कम लाल में कंपन गति सबसे कम होती है। इसी कारण से इसको खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं? जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करती है, जो रंग सबसे पहले हमारी दृष्टि को आकर्षित करती है वो हमारे क्या होते हैं? अग्रगामी रंग कहलाते हैं। ठीक, जैसे अग्रगामी रंग में एक रंग देखा जाए तो लाल रंग होता है। ठीक, और लाल आपका उष्ण रंग भी कहलाता है। तो रंगों में
प्रकृति देखें तो एक गर्म रंग होता है, एक शीतल रंग होता है। तो जैसे आपका लाल रंग हो गया गर्म रंग की श्रेणी में आएगा, और हरा और नीला आपका जो हो गया वो शीतल रंग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रंगों के विषय में हम और आगे वाले वीडियो में जानेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो आपको मित्रों अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, ये क्लियर मान के चलिए। और नवोदय विद्यालय में भी वैकेंसी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि नवोदय विद्यालय में जो अब वैकेंसी आएगी उसमें एज की क्राइटेरिया जो महिलाओं की थी 40 से बढ़ा के 50 वर्ष कर दी गई है। अर्थात 50 वर्ष तक आप अगर महिला हैं तो फॉर्म भरने के लिए आप योग्य हैं। तो ये केवल नवोदय विद्यालय में किया गया है, महिलाओं की एज को बढ़ा दी गई है। जो लास्ट एज 40 वर्ष थी उसको 40 से 50 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे फिर ऐसे वीडियो लेकर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।